तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द क्रिकेट ब्रेकडाउन में। आज की वीडियो में बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका के T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के मैच की। ये मैच बहुत ही देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये मैच इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए करते हैं बात इस मैच के बारे में। सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 लेके आते हैं। सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 जो मुझे लगता है खेलेगी, वो होगी सेम प्लेइंग 11 जो पिछले मैच में खेली थी। पर बता देते हैं, ऐसे ग्राफिक्स आ गए होंगे आपके सामने। वेस्ट इंडीज़ की जो मुझे लगता है खेलेगी प्लेइंग 11 जो पिछले मैच में भी खेली थी। ब्रेंडन किंग, शे होप कैप्टन, विकेट कीपर शे होप ही हैं। 3 नंबर शिमरन हेटमायर, 4 पर शर्फेन रदरफोर्ड, 5 पर रोमैन पावल, 6 पर रोमारियो शेफर्ड, 7 पर जेसन होल्डर, 8 पर मैथ्यू फोर्ड, 9 पर अकील हुसैन, 10 पर गुदकेश मोती और 11 पर शमार जोसफ। कोई चेंज नहीं मुझे लगता। हालांकि रोशन जेज को खिलाने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन स्टेडियम के स्टैट्स कुछ और कहते हैं, आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में। सो ये है वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। सेम गोज फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी पिछला मैच अपना जीत के आई है, इंडिया के खिलाफ जीत के आई है और पूरी डोमिनेंस के साथ जीत के आई है। वो भी कोई चेंज करना नहीं चाहेंगे। हाँ, अगर कोई फोर्स चेंज हुआ, किसी को नगल वगैरह हुई या इंजरी हुई, तो कोई चेंज हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि कोई चेंज होगा। तो उनकी प्लेइंग 11 ऐसी खेलेगी, ऐसी दिखेगी। इडन मार्करम कैप्टन, नंबर 2 पर मतलब दूसरे ओपनर क्विंटन डिकॉक, विकेट कीपर नंबर 3 पर रैन रिकल्टन, नंबर 4 पर डिवॉल्वर विस, 5 पर डेविड मिलर, नंबर 6 पर पिस्टन स्टेप्स, 7 पर मार्को जेंसन, 8 पर कॉर्बिन बुश, 9 पर केशव महाराज, 10 पर कैगिसो रबाडा और 11 पर लुंगियन गिडी। ये होगी साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस की। स्ट्रेंथ दोनों टीमों की सेम वही स्ट्रेंथ है कि दोनों टीमें अपने 5 मैच जीत कर आई हैं, अभी तक अनबीटन है इस टूर्नामेंट में। और साउथ अफ्रीका ने एक बड़ी टीम को हराया है, इंडिया को पिछले ही मैच में हराया था। और वेस्ट इंडीज ने अपने ग्रुप स्टेज में हराया था इंग्लैंड को। तो दोनों टीमों की ये तो हो गई स्ट्रेंथ। और वेस्ट इंडीज़ की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की, तो ये है कि उनके प्लेयर्स ने बहुत सही टाइम पर क्लिक कर लिया है। जैसे कि रोमन पावल थोड़ा टाइम से आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन पिछले मैच में जब ज़रूरत थी वो नंबर 4 पर उनको भेजा गया, प्रमोट किया गया, तो उन्होंने बढ़िया रन बनाए। शर्फिन रदरफोर्ड ने भी कंसिस्टेंटली बढ़िया रन बनाए हैं। फिनिशिंग उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है वेस्ट इंडीज़ वालों की, ये उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको शायद सब भूल रहे होंगे, उनकी स्पिन बॉलिंग। मुदक्केश मोती और अकील हुसैन दोनों ने बहुत ही बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी करी है, बहुत ही बेहतरीन। आई गेस मोती की 10 विकेटें हो गई हैं इस टूर्नामेंट में, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। शमार जोसफ, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड नए गेंद से विकेटें ले जाते हैं। तो पेस बॉलिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट बॉलिंग में, स्पिन डिपार्टमेंट ज़्यादा है। अगर हम वेस्ट इंडीज़ की वीकनेस की बात करें, तो वीकनेस एक तो सबसे बड़ी इनकी ये है कि इनका एक ओपनर ब्रेंडन किंग अभी तक चला नहीं है, लेकिन इसको आप स्ट्रेंथ ही मान सकते हो कि एक ओपनर चला नहीं है, फिर भी आप यहाँ तक आ गए हैं वो भी बिना हारे। लेकिन एक बात यह है कि जिस ब्रांड की क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ वाले खेलते हैं, वो बहुत ही अग्रेसिव है और रिस्की भी है। सो किसी दिन ये 254 बना देंगे, 254 बना देंगे जैसे पिछले मैच में बनाया था, और किसी किसी मैच में हो सकता है कि 114 के भी लाले पड़ जाएं। ये है वेस्ट इंडीज़ की टीम का थोड़ा स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस। तो अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ सेम वही है कि उन्होंने अभी तक एक भी मैच अपना हारा नहीं है। उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सही टाइम पे उनकी बैटिंग उन्होंने बचाया है। जैसे कि पिछले मैच में कोलैप्स हो गया था, डेविड मिलर ने स्टेप अप किया और बचा लिया। डिवॉल्ट ब्रेव्स ने भी अच्छी पारी खेली थी। और ऑल एंड ऑल में डिस्टेंस स्ट्रक्चर भी अच्छा फिनिश कर दिया था, और ओवरऑल वो अच्छा फिनिश करते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और सबसे बड़ी बात, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बॉलिंग बहुत कमाल की है। मार्को यानसन एक प्रॉपर बॉलर और एक प्रॉपर बैट्समैन, मतलब एक इतने बढ़िया ऑलराउंडर हैं इनके पास कि मैं क्या कहूँ। इनके आई गेस 11 विकेटें हो चुकी हैं मार्को यानसन की भी। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं लुंगियान गिडी और कैगिसो रबाडा। लुंगियान गिडी को शायद आप भूल सकते हो क्योंकि उन्होंने शायद उतनी विकेटें नहीं ली होंगी, लेकिन उन्होंने रन बहुत कम दिए हैं। रबाडा भी टाइमली विकेट्स आकर निकाल देते हैं। केशव महाराज बहुत ही बढ़िया आते हैं, मिडल ओवर्स में गेंदबाजी करके चले जाते हैं। कॉर्बिन बोश को हम भूल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं सब के सब, लेकिन उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। वो थोड़ा सा अंडर द रेडर चले जाते हैं, शान से प्लेयर हैं, आराम से अपना आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। तो ये है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका की, उनकी बैटिंग, उनकी ओवरऑल टीम उनकी स्ट्रेंथ है यार। उनके हर एक खिलाड़ी ने स्टेप अप कर लिया है। क्विंटन डिकॉक की 1-2 पारियाँ अच्छी हैं, रैन रिकल्टन ने भी 1-2 पारियाँ अच्छी खेली हैं, डेविड मिलर ने भी पिछले मैच में ही साबित, उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है डेविड मिलर को, उन्होंने लेकिन बता दिया कि भाई मैं अभी भी हूँ। एडन मार्करम कैप्टन ने, जैसे कहते हैं ना, लीड फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, वही किया है। अगर हम साउथ अफ्रीका की वीकनेस की बात करें, तो वीकनेस उनकी
मुझे कोई दिखती नहीं है सच, लेकिन उनकी स्पिन बॉलिंग में अगर देखें तो वो ज़्यादातर एक स्पिनर के साथ ही जा रहे हैं मुझे लगता है। ऑरबिन बुश का मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि वो पेस करते हैं या स्पिन करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं, लेकिन केशव महाराज एक उनका मतलब सिर्फ प्रॉपर स्पिनर एक ही हैं। हालांकि वो थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा सकते हैं कभी कभी डिवॉल्व ब्रेविस से और जस्टन सब से, लेकिन केशव महाराज हो सकता है इस मैच पे ज़रूरत भी ना पड़े इतनी ज़्यादा स्पिन की। तो लेकिन उनकी जो वीकनेस की बात करूँ, वीकनेस उनकी सिर्फ एक है कि वो इम्पोर्टेंट टाइम पर कई बार चोक कर जाते हैं। अगर साउथ अफ्रीका ने ऐसा नहीं किया तो साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी प्रेडिक्शंस आगे चल के बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। अगर हम दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 10 मैचेस में से 7 मैच वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं और 3 जीते हैं साउथ अफ्रीका ने। अगर हम पिछली सीरीज जो हुई थी उसकी बात करें तो उसमें से एक मैच जीता था वेस्ट इंडीज़ ने और 2 जीते थे साउथ अफ्रीका ने। अगर हम दोनों टीमों की T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच 5 मैच खेले गए हैं। साउथ अफ्रीका ने 4 जीते हैं और वेस्ट इंडीज सिर्फ एक मैच जीता है। तो ये देखने वाली बात है क्योंकि वेस्ट इंडीज सिर्फ एक बार ही हरा पाया है साउथ अफ्रीका को। अगर हम प्लेयर्स के स्टैट्स की बात करें, कुछ प्लेयर्स की बात करें, तो दोनों टीमों के लिए उनके बैट्समैन ने रन बनाए हैं, खूब रन बनाए हैं। जैसे कि शेओप ने 226 रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए। क्विंटन डिकॉक ने भी 186 रन बनाए हुए हैं और मुझे लग रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं थोड़े से। हालांकि क्विंटन डिकॉक उतने अच्छे टच में दिखे नहीं है, लेकिन स्टिल फिर भी 186 रन हैं उनके। शिवनन हटमायर बहुत ही बेहतरीन रन है उनके। तो आई गेस मुझे लगता है कि अगर इनकी टीम आ गई तो टूर्नामेंट के वो टॉप रन स्कोरर में शामिल हो सकते हैं या फिर एज अ लीडिंग रन गेटर इस टूर्नामेंट को फिनिश करेंगे। और एडन मार्करम का तो भाई बल्ला बोल रहा है, बढ़िया तरीके से बोल रहा है। 170 से ऊपर रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट भी बहुत ही कमाल का है। पिछले मैच में फेल हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक आधा मैच फेल हो जाता है बंदे का। अगर हम दोनों टीमों के विकेट्स की बात करें, बॉलर्स की बात करें अगर, तो मोती ने 10 विकेटें ली हैं साउथ अफ्रीका के लिए, एंसन ने 11 विकेटें ली हैं और बाकी और ओवरऑल सभी बॉलर्स ने बीच बीच में कम अच्छा किया। अकीलो सैन को आप इग्नोर मत करना, हो सकता है वो इस मैच में एक थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो जाए। अब अगर हम बात करें इस मैचअप्स में मैचअप्स की इस मैच में, तो मैचअप्स उतने कुछ खास नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होगा कि स्पिन के खिलाफ कैसे खेलेंगे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन, सॉरी, साउथ अफ्रीका की स्पिन के सामने कैसे खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन। क्योंकि उनके मैचअप्स की बात हम सीधी सीधी कर लेते हैं यार। क्विंटन डिकॉक एक एग्रेसिव ओपनर हैं, बढ़िया रन बनाते हैं। उधर से मैथ्यू फोर्ड और शमार जोसफ। क्या मैथ्यू फोर्ड जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो आते ही पावर प्ले में विकेट निकाल लेते हैं ज़्यादातर न्यू बॉल से। क्या विकेट निकाल देंगे, एक या दो ऊपर से, ये देखने वाली बात होगी। शेओप ज़रूरत पड़ने पर वो एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन अमूमन वो एंकरिंग करके ही खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्ट्राइक रेट ठीक ठाक रहता है। कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा कम होता है, लेकिन ओवरऑल वो अच्छे प्लेयर है। मैं कहूँगा अगर वो नंबर 3 पर खेलें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर वो ओपनर एक और एग्रेसिव रख लें और नंबर 3 पर शेव खेले तो शेव के अराउंड सारे बल्लेबाज उनकी बैटिंग कर सकते हैं। अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो दोनों टीमों की फिनिशिंग बहुत तगड़ी है। एक तरफ है स्टन स्ट्रप्स, डेविड मिलर, मार्को यानसन और डेवॉल्ड ब्रेविस। ये सारे बंदे फिनिशिंग बहुत तगड़ी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ, उस तरफ फिनिशिंग का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर है रोमारियो शेफर्ड, रोमैन पावल। ये दोनों ही बहुत हैं, जेसन होल्डर भी हैं। मतलब ये दोनों इतने बढ़िया, मैं कहूँगा फिनिशर हैं, इतने बढ़िया फिनिशर्स हैं ना कि अगर इनका दिन होगा तो ये किसी भी बॉलिंग लाइनअप को आराम से आखिरी के 4 ओवर में अगर 70 रन भी चाहिए होंगे ना और अगर ये चल गए तो ये आराम से मार देंगे, इतने हैं कि ये सिर्फ पूरी रॉ पावर के साथ आते हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर। अब अगर हम स्टेडियम के रिकॉर्ड की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में, तो ये मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में। जी हाँ, जो हमारे लिए एक पनौती स्टेडियम लग रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप मैच हम हारे यहाँ पर और उससे पिछला जो 2023 में हारे थे वो भी यहीं पर ही हारे थे। वो सबको याद कराने की ज़रूरत नहीं होगी, याद ही होगा 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे, वो तो अब बन चुका है। तो स्टेडियम में अभी तक 12 मैच हो चुके हैं। जो पहले टीम बल्लेबाजी करती है वो 67% मैच जीतती है और पहले बॉलिंग करने वाली टीम सिर्फ 33%। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 189 रहता है, सेकंड इनिंग का 157। हाईएस्ट टोटल यहाँ पर 234 रन है
इंडिया की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ, और लोएस्ट 66 रन है न्यूजीलैंड की तरफ से इंडिया के खिलाफ सेम मैच में ही ये बना था। हाईएस्ट चेज यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने किया है 178, और लोएस्ट डिफेंड यहाँ पर इंडिया ने किया है 185 इंग्लैंड के खिलाफ। ये आई गेस 2021 में किया था, जिसमें प्ले ऑफ सीरीज विराट कोहली बने थे 231 रनों के साथ। आप चेक कर लेना जाकर, ये 2021 की सीरीज थी शायद। अगर हम फेज वाइज बात करें कि इस फेज में कितने रन बनते हैं, जैसे कि हम बात करते ही हैं अमूमन, तो अगर हम बात करें तो पहले 10 ओवर में, पहले 6 ओवर में करीबन करीबन 60-70 रन बन सकते हैं। 60 से 70 रन पहले 6 ओवर में बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब ठीक ठाक होने वाला है। पावर प्ले 60 रन, 70 रन, 56 रन एवरेज है वैसे तो, सेकंड इनिंग में 50 का है। और 10 ओवर में 89 पहले इनिंग में है और 86 है सेकंड इनिंग में। मतलब पावर प्ले और 10 ओवर के दौरान रन रेट ठीक ठाक रहती है, 8-9 के करीब की रहती है। और 15 ओवर के बाद 139 पहले इनिंग में और 127 दूसरे इनिंग में। यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, करीबन करीबन 12 रनों का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, 12-11 रनों का। तो देखने वाली बात होगी। सेकंड इनिंग में मतलब बॉलिंग बैटिंग करना मुश्किल होता है, अंडरलाइन बॉल मूव करती है, विकेट जाने के चांसेस होते हैं पावर प्ले में। और 20 ओवर के बाद बात करें तो 192 अमूमन होता है, पिछले 10 मैचेस की ये बात है। और सेकंड इनिंग में 177, तो मतलब 177 तक ही बना पाए हैं अभी तक पिछले 10 मैचों में, अगर एवरेज निकाली जाए तो। अब अगर हम बात करें स्टेडियम, सबसे पहले बात करते हैं वेदर की। वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है? वेदर रिपोर्ट कह रही है कि बारिश के चांसेस नहीं हैं। सो ये अच्छी बात है। अगर हम पिछले 10 मैचेस में बात करें स्पिन और पेस बॉलिंग के डिफरेंस की, ये मैं कह रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि शायद रोस्टन चेज की ज़रूरत ना पड़े, और इधर से साउथ अफ्रीका वालों को भी एक स्पिनर काफ़ी हो जाए, क्योंकि स्पिनर्स को सिर्फ 42 विकेट्स मिली हैं पिछले 10 मैचेस में, 32% विकेट्स हैं मतलब। और पेसर्स को 89 विकेट्स मिली हैं, 68% विकेटें यहाँ पर पेसर्स ले गए हैं पिछले 10 मैचेस में, और 32% ले गए हैं स्पिनर्स। सो ये बहुत ही एक शानदार स्टैट है। अगर हम इस वेन्यू पर पिछले कुछ मैचेस की बात करें तो एलिमिनेटर हुआ था T20 आरसीबी और आरआर के बीच में, जिसमें आरआर जीत गया था। उसके बाद हुआ था हैदराबाद और केकेआर का क्वालिफायर, जिसमें केकेआर जीत गया था। ये 2024 की बात लग रही है मुझे। उसके बाद जीटी और सीएसके का मैच था, जिसमें जीटी 35 रनों से जीत गया था। वो नाइस। ये तो बहुत पुराना, अभी तक इसके बाद मैच नहीं हुआ यहाँ पर कोई। वन शायद स्टैट्स अपडेट नहीं किए होंगे इन्होंने, हो सकता है कि मैच भी ना हुआ हो कोई। ये 2-4 मैचेस हैं। तो अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के पिछले कुछ मैचेस की, तो दोनों टीमें अपने 5-5 मैच जीत कर आई हैं 5-0। अगर हम मार्जिन की बात करें कि कितने कितने मार्जिन से जीते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका ने अपना वेस्ट इंडीज को, वेस्ट इंडीज कह रहा हूँ, कनाडा को 57 रनों से हराया था। अफगानिस्तान सुपर ओवर मैच किया था, सबको पता था, आइकॉनिक मैच बन चुका है वो। और न्यूजीलैंड को मात्र 3 रनों से हराया था, या 3 विकेट रहते हराया था, ये नहीं पता। और इंडिया को तो 76 रनों से हरा दिया है। मतलब इंडिया को जो हार दी थी ना इन्होंने, बहुत ही, बहुत तो बस क्या कहूँ, दिल तोड़ दिया इन्होंने यार अफ्रीका वालों ने। इनको हम इतनी सपोर्ट करते हैं और इन्होंने हमें पेल दिया। चलो कोई बात नहीं। अगर हम वैसे बात करें, 213 बनाए थे उन्होंने कनाडा के खिलाफ, 156 बनाए थे कनाडा ने। 187 अफगानिस्तान, 187 साउथ अफ्रीका, ये सुपर ओवर का मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 178 बनाए थे, और न्यूजीलैंड ने 175 बनाए थे। यूएई के खिलाफ इन्होंने 123 बनाए थे, और यूएई ने 122 बनाए थे। ये क्या बात हुई भाई? हमारे खिलाफ ये हमें करीब नहीं आने दिया इन्होंने। और इंडिया के खिलाफ तो इन्होंने पता ही है 180-85 करीब बना दिए थे, 184 और 111 हमने बनाए थे। वेस्ट इंडीज की बात करें तो ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने पहला मैच अपना 35 रनों से जीता था, दूसरा 30 रनों से आगे जीता था। नेपाल वालों का लिखा नहीं यहाँ पर कुछ। और इटली वालों का 42 रनों से मैच जीत गए थे ये शायद। और 107 रनों से इन्होंने अभी जिम्बाब्वे को हराया है। इतने रन से कोई हराता है भाई? ये तो एक इनिंग का स्कोर नहीं लगता हमारा। अगर 5-7 रन हम बना लेते तो हमारा स्कोर ही बन जाता ये तो। अगर हम दोनों टीमों के नेट रन रेट की बात करें, ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज का +5.3 का नेट रन रेट है यार, कैसे नहीं चलाओगे इसको। और साउथ अफ्रीका का +3.8 का। ओ माय गुडनेस। दोनों टीम अभी तक पॉइंट टेबल में 1 और 2 पर बैठी हुई हैं आराम से।
आज जो टीम मैच जीत जाएगी उसकी सेमीफाइनल में जगह ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगी। तो अब बात करते हैं मेरी प्रेडिक्शंस की। तो आज भी जैसे मैंने प्रेडिक्शंस अपनी लिखी नहीं है, सीधी बता रहा हूँ यहीं पर सोचकर। पूरी वीडियो में सोच रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बीच में रुक रहा था ताकि मुझे सोचने का टाइम मिल जाए। सॉरी गाइस इसके लिए, आपको इनकन्वीनियंस हुई है, हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रही हो। तो मैं ट्राई करूँगा इसको रिमूव करने की। अगर रिमूव हो गई तो अच्छा होगा हम सबके लिए, मेरी आवाज़ और क्लियरली आप सब तक पहुँचेगी। तो हाँ, प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये मैच जीतेगा साउथ अफ्रीका। क्यों? क्योंकि भाई मैं दिल से चाहता हूँ अगर साउथ अफ्रीका ये मैच हार गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगला मैच हमारा है, आज ही दिन हमारा मैच दूसरा है, इंडिया और जिम्बाब्वे का। फिर एटलीस्ट हमें पता होगा कि हमें जिम्बाब्वे को किस मार्जिन से हराना है, या फिर हम जिम्बाब्वे को कैसे हराएं ताकि हमारा नेट रन थोड़ा सा सुधर जाए। क्योंकि हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते ना कि एक ही मैच में हमारा नेट रन रेट स्काई रॉकेट हो जाएगा। हाँ, अगर हम सच में मतलब स्कोर एक बड़ा बना दें और जिम्बाब्वे को जैसे वेस्ट इंडीज़ ने हराया है 100-107 रनों से, वैसे ही कुछ हरा दें, तो हो सकता है कि हमारा नेट रन रेट जो इतना माइनस में गया हुआ है वो एटलीस्ट माइनस से कम हो जाए, फिर एटलीस्ट प्लस में तो आए, या माइनस से कम हो जाए प्लस में आ ही जाएगा अगले मैच में। तो मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है अफ्रीका ये मैच जीत जाएगा। वेस्ट इंडीज का मुझे लगता है यार ब्रेंटन किंग से थोड़ा सा खतरा हो सकता है, हालांकि मुझे लगता नहीं कोई खतरा, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा इसलिए कह रहा हूँ उन्होंने अब तक रन बनाए नहीं है। अगर कहीं उनका दिमाग घूम गया ना तो बढ़िया प्लेयर तो यार है वो भी, ऐसी बात नहीं है। साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज की फिनिशिंग से बचना होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले अगर ऊपर से आउट भी हो गए ना और उनके जो नीचे वाले प्लेयर हैं तो वो कैसे भी कैसे करके फिनिशिंग कर देंगे। हो सकता है कि रोमारियो शेफर्ड और रोमन पॉवल में से कोई एक अच्छी फिनिश कर दे, ठीक है। और विकेट्स की बात करें, साउथ अफ्रीका की तरफ से फिर से मार्को यानसन। मार्को यानसन से आज विकेटें चाहिए 4-5 हमें, और मुझे लगता है कि वो विकेटें ले लेंगे। हो सकता है उनको रन पड़ जाए, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन है ना वो थोड़े लंबे कद के हैं, और यानसन की बॉल भी करीब करीब 10 फीट से आएगी। मतलब उनको इतने बाउंसर खेलने में दिक्कत नहीं होगी जितनी हमें हुई थी, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है। तो हो सकता है हाँ, शुरू के बैट्समैन हो सकता है कि जैसे हेटमायर हैं, शे होप हैं, हो सकता है कि उनको ये मार्को यानसन लपेट दें पावर प्ले में। सिमरन हेटमायर का मैच ये खराब होने के बहुत चांसेस हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे लग रहा है कि सिमरन हेटमायर इस मैच में फेल होंगे, मतलब 30 रनों तक वो आउट हो जाएंगे, 25-30 मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं। हो सकता है कि जल्दी निपट जाएं। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो मुझे लगता है कि डेवॉल्ड ब्रेविस और क्विंटन डीकॉक में से डीबॉक नहीं डीकॉक में से हो सकता है कोई एक आज बड़ा स्कोर कर दे, बढ़िया बल्लेबाजी कर दे। और फिनिशिंग में तो इनके पास यार मिलर है। मिलर को मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, वैसे ही बताऊँ, मिलर मुझे प्लेयर मतलब फॉरेन कंट्रीज में से ना मिलर बेस्ट प्लेयर लगता है। हालांकि और भी हैं, डेविड डिविलियर्स वगैरह है, लेकिन जो प्रेजेंट की बात करूँ तो मुझे सबसे बेस्ट डेविड मिलर लगता है। एक्सपीरियंस भी बहुत है और बहुत तगड़ा बंदा खेलता है, दोनों तरह गेम है। आकर वो अच्छे स्टार्ट के साथ लेकर चलेगा, रन रेट को मेंटेन रखेगा, और अगर विकेटें गिर गई जैसे पिछले मैच में गिर गई थी तो उसको वो पारी को संभाल लेगा, ऐसे आराम आराम से खेल भी लेगा, और स्ट्राइक रेट भी अच्छा रखेगा। पिछले मैच में उन्होंने 20 पे 3 होने के बाद भी उसने 22 में 40 कर दिए थे, मुझे लगता है। हाँ, 22 में 40 कर दिए थे उसने। सो ये मैच अफ्रीका जीत रहा है। और अगर हम प्रेडिक्शन, मैंने आपको अपनी सेमीफाइनलिस्ट तो बता दी हैं, वो आई होप कि आपने देख ली होंगी। तो अगर हम मेरी पिछली वीडियो की बात करें तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने वीडियो में मुझे बहुत सारा प्यार दिया था। हालांकि पिछली 2 वीडियो पे थोड़ा सा कम है, पिछले बारे मैंने कहा था थोड़ा ज़्यादा कर दो। और हाँ, प्लीज़ जो गाइस मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझे क्या क्या चेंज करना चाहिए। मैं ये हर वीडियो में कह रहा हूँ, हर वीडियो में अगर आप मुझे अपना बताओगे, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करोगे, तो हो सकता है कि मैं कुछ बेटर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज़ द क्रिकेट ब्रेकडाउन साइनिंग ऑफ।